हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर इशू किया है फॉर दिसंबर 2020। अक्टूबर 2020 में उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर इशू किया है और हमारा एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा, जैसा कि न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमने ये बताया था कि हम पेपर 3 एंड पेपर 4 का पूरा मॉक टेस्ट आपसे डिस्कस करेंगे, जहां पेपर 3 का एक पोर्शन दैट इज स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे एंड वो पूरी तरीके से शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड होगा। एंड आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पेपर 4 फर्स्ट पार्ट दैट इज इकोनॉमिक्स पे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे BCK दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो हम एक बार ये बता दें कि ये जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट इशू करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और कई बार इसमें से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं एग्जाम में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सपेक्ट्स द कंज्यूमर टू बिहेव इन अ मैनर विच इज। अब अगर हम इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि कंज्यूमर क्या हो, रैशनल हो। रैशनल मतलब एक ऐसा पर्सन जो सोच समझ सके, जो किसी भी सिचुएशन में अपनी एक ओपिनियन क्रिएट कर सके, जिसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस करेक्टली समझ में आए। तो ऐसा ही कंज्यूमर हर एक मार्केट चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रैशनल। नेक्स्ट, अ फर्म इनकाउंटर इट शट डाउन पॉइंट व्हेन। अब देखो ये पूछ रहा है कि अगर एक फर्म है दैट इज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना बिजनेस बंद कब करेंगे। तो सिंपली कोई भी पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कभी भी इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करता कि किसी टाइम पे उसको क्लोज करना पड़े। बट जनरली क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट होती है वो दो पार्ट में बटी होती है। एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है कि एटलीस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ले और फिक्स कॉस्ट वो धीरे धीरे फ्यूचर में रिकवर करेगी। जहां उसको ये लगता है कि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको अपना बिजनेस क्लोज कर देना सबसे बेटर ऑप्शन बचता है। क्योंकि अगर उसके बाद भी वो अपना बिजनेस रन करें तो नो डाउट बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लो। लेट्स से अगर मान लो मेरी अपनी कोचिंग सेंटर है तो हम वहाँ का रेंट जो पे कर रहे होंगे वो किस तरह का खर्चा है, फिक्स्ड। अब वहाँ पे 0 स्टूडेंट्स आए या 1000 स्टूडेंट्स आए, मेरा रेंट तो फिक्स है ना। बट इफ़ इन केस मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या ज़ेरॉक्स का ही एक्सपेंस ले लो, ये कब होगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे ये खर्चा उतना ज़्यादा होगा। मतलब 0 स्टूडेंट्स पे ये खर्चा निल होगा एंड जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे ये एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो हमारा मोटिव हमेशा क्या होता है कोचिंग स्टार्ट करने पे कि एटलीस्ट हम इतना खर्चा तो अपना रिकवर कर पाएँ। उसके बियॉन्ड जो हम पे करें दैट इज़ रेंट, जो मेरा फिक्स खर्चा है वो हम भले फ्यूचर में धीरे धीरे रिकवर करेंगे, बट पहले हमें इसकी रिकवरी करनी होती है। अगर हम स्टूडेंट को ज़ेरॉक्स करा करके कोई नोट्स दे रहे हैं और उस ज़ेरॉक्स का खर्चा भी हम ना निकाल पाएँ तो क्या हम अपनी कोचिंग सेंटर रन करेंगे, नहीं करेंगे। वही चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। तो चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट की बात नहीं है, फिक्स कॉस्ट की भी बात नहीं है। सी ऑप्शन देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब अगर आपकी प्राइस आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही आपकी प्राइस लेस देन हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शटडाउन पॉइंट आ जाता है। मतलब जितनी आप रिकवरी कर रहे हो वो किसके बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट के। तो इसके बाद वाला जो लेवल आएगा वो कौन सा लेवल होगा, शटडाउन पॉइंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी। पहले तो समझो कि व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब बता कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या, जहाँ सिंपली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एंटरप्रेन्योर तो हम खुद ही हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल किससे बिलोंग करेगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से।
तो इसका मतलब अगर मेरी लैंड है, मेरा लेबर है, मेरा कैपिटल है, मतलब हमने अपनी लैंड खरीदी, लोगों को अपॉइंट किया, मार्केट से पैसा उठाया और हम खुद एंटरप्रेन्योर हैं, दैट इज ओनर है, तो उस केस में मेरा मोटिव हमेशा क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। हमारा मोटिव कभी भी सोसाइटी को वेलफेयर या फिर सोसाइटी सर्विस के लिए नहीं होगा, हमारा मोटिव हमेशा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। क्लियर है? और ऐसा हर कोई करता है भाई। अगर हमारा अपना खुद का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो चलेगी भी तो हमारी, और हमारा मोटिव क्या होता है भाई, जब हम अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो बदले में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। कह रहा है डज नॉट अप्लाई, फर्म्स डिसाइड हुम टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। ये तो अप्लाई होता है कैपिटलिस्ट मार्केट में। फर्म्स एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, ये भी होता है मार्केट इकोनॉमी में। हाउस होल्ड्स डिसाइड विच फर्म्स टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम्स, ये भी करेक्ट है। बट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज दैट गाइड द डिसीजंस ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड। क्या गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है? नहीं। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट किस तरह की इकोनॉमी में होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ना कि मार्केट इकोनॉमी में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, consider the following and decide which if any economy is without scarcity. Economy without scarcity, scarcity मतलब क्या कि सिंपली जहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी ही ना हो। तो खुद सोचो, अगर रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी तो क्या हमें चॉइस की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हम जो चाहेंगे हम वो बना सकते हैं, हम जिस भी चीज़ की विश करेंगे हम बहुत ही ईजिली उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर चॉइस की ज़रूरत नहीं है तो क्या इकनॉमी की ज़रूरत होगी? नहीं। चॉइस है तो इकनॉमी है, चॉइस नहीं है तो इकनॉमी भी नहीं होगी। और चॉइस किसकी वजह से है? रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, दैट इज स्कैर्सिटी की वजह से। तो बट ऑब्वियस ऐसी कोई इकनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकनॉमी वर मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, अ मिथिकल इकनॉमी वेयर एवरीबडी इज अ बिलियनर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनी इकनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मतलब क्या? सिंपली इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो इनमें से हमें ये देखना है कि इंडिविजुअल से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमें ये बताना है कि एग्रीगेट से रिलेटेड कौन सा है, दैट इज मैक्रो कंसर्न इसमें से कौन सा है। द प्राइस ऑफ मैंगोज, देखो यहाँ सिर्फ एक फ्रूट की बात हो रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया, यहाँ पे भी सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग किसकी बात हो रही है? एक पर्टिकुलर फायर ट्रक की। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस फॉर द मैंगो मार्केट्स, अगेन सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात हो रही है। बट द नेशनल इकोनॉमी एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पूरे नेशन की बात हो रही है, नेशनल इकोनॉमीज की। तो क्या ये इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है? नहीं, बल्कि ये एग्रीगेट की बात है, तो ये रिलेटेड होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो देखो यहाँ हमें पता है कि हमें ये देखना होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन होता है किससे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, एज वेल एज एवरेज रेवेन्यू से। तो फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। व्हाट इज ई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां अगर ई को हमने 1 लिया, इसको अगर 1 ले लोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एम आर क्या आएगा? 0। अगर ई ग्रेटर देन 1 होगा तो एम आर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, और ई लेस देन 1 होगा तो एम आर आएगा नेगेटिव। तो ऑप्शन में देखो हमारे पास क्या पूछा था कि एम आर नेगेटिव कब होगा? तब होगा जब ई की वैल्यू दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन 1। तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट, इन द केस ऑफ गिफन गुड द डिमांड कर्व विल बी। अब गिफन गुड वो होता है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट जैसे कि बाजरा। तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट में हमेशा हमारा माइंड सेट होता है कि अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। बट अगर उसकी प्राइस कम है तो हम उसकी डिमांड भी कम ही रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो सिंपली किस तरह का रिलेशन हो जाएगा गिफन गुड का प्राइस के साथ? डायरेक्ट रिलेशन। गिफन गुड का एंड प्राइस का किस तरह का रिलेशन हो जाएगा? डायरेक्ट रिलेशन, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका डिमांड इंक्रीज होगा, और प्राइस घटेगी तो लोगों को लगेगा और क्वालिटी लो हो गई तो लोग उसकी डिमांड करना कम कर देंगे। तो सिंपली किस तरीके से ग्राफ बनेगा? इस तरीके से, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, क्योंकि प्राइस के साथ डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइस घटने पे डिमांड घटेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है।
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, ये तो करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विथ स्टैटिस्टिक्स, ये भी करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिस्ट नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स, खुद सोचो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इकोनॉमिस्ट को मैक्रो वेरिएबल्स कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है या उनके बारे में सोचने की, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। क्लियर है? लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, हु एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड, बिटवीन एंड की बात कर रहा है रॉबिन्स। नेक्स्ट, a capitalist economy uses dash as the principal means of allocating resources। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है अभी हम ऊपर बताए हैं, तो सिंपली हमें जो जितना ज़्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी होगा हम उसके लिए ही प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको ही अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। दैट इज प्राइस के बेसिस पे ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये डिसाइड किया जाता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बना करके सेल करेंगे। दैट इज डी। नेक्स्ट, scarcity definition of economics is given by again Robinson। Next, the definition science which deals with wealth of nation was given by Alfred Marshall, A.C. Pigou, Adam Smith और J.B. Say। साइंस विच डील्स विथ वेल्थ ऑफ नेशन, अगर वेल्थ की बात करें तो एडम स्मिथ करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो देख लेते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ये तो होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर्स ये भी है, मतलब जो कंज्यूमर बोलेगा हम वो बना के बेचेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, ये कभी भी मोटिव नहीं होता, बल्कि मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करने का। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, क्योंकि पूछा था कि इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स। अब अगर हम लोग बात करें सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो हम लोग को पता है कि 4 तरह की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कितना प्रोविजन हम करके चलें फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो सिंपली अगर देखा जाए तो ये चारों प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है कि हम जो हमारे पास इनपुट अवेलेबल है क्या आउटपुट बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं और कितना इनपुट हम फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखें सो दैट फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है? इनपुट पे, क्योंकि इनपुट लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें आउटपुट भी लिमिटेड वे में ही या रिस्ट्रिक्टेड वे में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर? तो देख लो ऑप्शन पहला है आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, consumer do not have as much money as they would wish। Next, there will always be certain level of unemployment and resources are not always allocated in an optimum way। but obviously इसका correct answer क्या होगा? A, output is restricted to the limited availability of resources, क्योंकि resources की कमी है इसीलिए हमें output भी restricted way में या restricted manner में बनाना होता है। Clear? Next, conspicuous goods are also known as prestige goods, snob goods, Veblen goods, all of the above, but obvious all of the above, that is D। Next, chicken and fish are substitutes। if the price of chicken increases the demand for fish will। अब देखो अगर substitute goods है chicken and fish, तो हमेशा याद रखना कि इनके बीच में किस तरह का रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। कैसे ये भी देख लो। इफ़ इन केस मान लो चिकन और फिश सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसका मतलब हम दोनों में से कोई भी कंज्यूम करें हमें सेटिस्फैक्शन सेम मिलेगा। तो अगर चिकन की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग क्या करेंगे? चिकन कंज्यूम कम करेंगे, बल्कि वो फिश की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिश की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। रीजन बीइंग जब चिकन की प्राइस बढ़ रही है तो क्या कोई फिश की प्राइस बढ़ा रहा है? नहीं। तो अगर चिकन की प्राइस बढ़ी तो फिश की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर चिकन की प्राइस डिक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली फिश की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फिश कि प्राइस में तो कोई चेंज आया नहीं, तो लोग क्या करेंगे? फिश की जगह कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे चिकन। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही इसकी प्राइस डिक्रीज होगी इसके कंज्यूमर्स डिक्रीज हो जाएंगे या इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो देख लो किस तरह का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है। कह रहा है अगर चिकन की प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या होगी फिश की? बट ऑब्वियस बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखो अगर इंक्रीज की बात करें तो सिर्फ बी ही एक ऑप्शन है जिसमें इंक्रीज का ऑप्शन दिया है, दैट इज इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड। ये क्या है? अगर हम डिमांड कर्व बनाते हैं किसका? फिश का। तो देखो अभी तक ये इस तरीके से डिमांड कर्व इसका बना होगा। अब क्या फिश की प्राइस बढ़ी? नहीं, बट फिश की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई।
तो राइट वर्ड शिफ्ट ही तो होगा ना। राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होता है? जब प्राइस के अलावा किसी फैक्टर में चेंज हो रहा और प्राइस क्या हो, कांस्टेंट। तो देखो राइट वर्ड शिफ्ट होते ही प्राइस तो अभी भी सेम है बट क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? यही दिया ऑप्शन बी में, इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, और इसी सेम प्राइस पे हम ये क्वांटिटी सेल करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, कोका कोला एंड पेप्सी आर सब्स्टिट्यूट्स, a rise in the price of Coca-Cola will increase the demand for Pepsi and the quantity of Pepsi sold will increase। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सेम यही पॉइंट समझाया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर मोबाइल्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि मोबाइल की अगर हम डिमांड डिक्रीज कर दें और बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखें, वैसे क्या होता है हम डिमांड को डिटरमाइन करते हैं किसी फैक्टर पे, तो जब उसकी प्राइस में चेंज होता है तो उसके बेसिस पे हम डिमांड बताते हैं। बट यहाँ कह रहा है कि अगर डिमांड डिक्रीज हुई तो बट ऑब्वियस अगर डिमांड डिक्रीज हुई तो आपको प्राइस क्या करना होगा, डिक्रीज कर देना होगा, सो दैट लोग एटलीस्ट जितने डिमांड करें वो उसको परचेज कर सके। तो ऑप्शन देखो कह रहे हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ मोबाइल्स बॉट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डिक्रीज द प्राइस, प्राइस तो डिक्रीज होगी बट क्या नंबर ऑफ मोबाइल्स जो खरीदे जाएंगे वो बढ़ जाएंगे? नहीं, क्योंकि डिमांड मार्केट में डिक्रीज हो चुकी है। प्राइस इंक्रीज करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर प्राइस इंक्रीज किया तो जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो भी आपसे परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये बात पता है ना कि डिमांड करने वाले कम हैं और सप्लाई वाले ज़्यादा हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट के वो ज़्यादा है, तो प्राइस आप इंक्रीज नहीं कर सकते। डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल्स बॉट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, कि अगर डिमांड डिक्रीज हुई तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस घटानी होगी, डिक्रीज करनी होगी, एंड जो नंबर ऑफ मोबाइल्स खरीदे भी जाएंगे वो भी क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंफीरियर गुड्स इज आर फॉल्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। क्लियर? तो जब हमारी इनकम कम होती है तब तो हम इंफीरियर गुड्स ज़्यादा परचेज करते हैं, और जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी हम इंफीरियर गुड्स को परचेज करना कम कर देंगे। रीज़न बीइंग जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है कोई भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरी इनकम कम है तो हम क्या करेंगे, वो राइस कंज्यूम करेंगे जो नॉर्मल है, बासमती राइस नहीं कंज्यूम करेंगे। रीज़न बीइंग कि बासमती महंगा मिलता है। बट जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज होगी हम ये नॉर्मल राइस की जगह सीधे क्या करेंगे, बासमती की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यही करते हैं ना हम लोग। तो इंफीरियर गुड्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारी इनकम कम होती है, और जैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाती है हम इंफीरियर गुड्स यूज़ करना, कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन में देखो लिखा है इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी विल नेवर बाय नो मैटर हाउ चीप दे आर। ऐसा तो नहीं होता, अगर इनकम कम है तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, और फॉल्स बोला इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर ऑफ इफ वी बिकम पुअरर। अगर हम पुअरर हैं, इनकम कम है तो ही परचेज करेंगे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर ऑफ इफ वी बिकम रिचर। अगर हम रिच हो जाएंगे तो क्या हम इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे? लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कभी नहीं खरीदेंगे, हम तो बासमती ही कंज्यूम करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1 and 3, दैट इज ए, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा था तो पहला भी फॉल्स है और आखिरी भी फॉल्स है। क्लियर है? नेक्स्ट, marginal utility approach to demand was given by Butowis Alfred Marshall, that is B. Next, the price of a commodity decreases from 6 to 4 and the quantity demanded of good increases from 10 to 15. Find the coefficient of price elasticity, use point elasticity method. अब देखो यहाँ जो मेथड यूज़ करने बोलेगा अब वही मेथड यूज़ करना, तभी करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट इलास्टिसिटी दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी बोल सकता है, या क्या बोल सकता है, आर्क इलास्टिसिटी। तो नो डाउट दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, और दोनों के फॉर्मूले पे जब आप सेम क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो आंसर भी अलग आएगा। तो हमसे बोला है विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आपको कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है। तो चलो ये हो जाएगा ED इज इक्वल टू माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। अब हमें पता है कि ये माइनस क्यों साइन लगा है, क्योंकि डिमांड एंड प्राइस में किस तरह का रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन, कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। तो देखो प्राइस कितनी है, 6 से 4 हो गई एंड डिमांड इंक्रीज हो गई 10 to 15 हो गई बस। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 15 माइनस 10, चेंज इन प्राइस 4 माइनस 6, ओरिजिनल प्राइस ये है
और ओरिजिनल क्वांटिटी 10 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, दैट इज सी। नेक्स्ट, द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज दिस, फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी व्हेन प्राइस इज 15। अगेन कौन सा मेथड पूछा है? पॉइंट मेथड, दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बट सप्लाई फंक्शन दिया है। तो देखो अभी भी फॉर्मूला तो सेम ही है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। बस यहाँ साइन हम माइनस का नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि प्राइस में एंड सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया है ना, इसमें ये जो 10p है, 10p ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल प्राइस दी ही है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लें। Q इज इक्वल टू -100, 10p, p कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा 150। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी आ गई 50। अब देखो ये मेरे पास दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई प्राइस दिया है 15 और क्वांटिटी दी है 50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, दैट इज डी। नेक्स्ट, a firm learns that own price elasticity of a product it manufactures is 3.5. What would be the correct action for this firm to take if it wishes to raise its total revenue? Simply अगर हमारा elasticity of demand 3.5 है, इसका मतलब मोर देन 1 है, और मोर देन 1 का कैलकुलेशन क्या है कि अगर प्राइस डिक्रीज होगा 10% से तो नो डाउट डिमांड इंक्रीज तो होगा पर 15% से, मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज होगा, जैसा कि होता है लग्जरी गुड्स में। तब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। लोअर द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक, रेज द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक तो यहाँ है ही नहीं। रेज द प्राइस बिकॉज डिमांड इज इलास्टिक, वी नीड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसको हम लोग बोलते क्या है? इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक कब होता? जब इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता। तो यहाँ कह रहा है अगर आपको टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खुद सोचो कि अगर हमें टीआर बढ़ाना है तो नो डाउट हमें प्राइस क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा, और जैसे ही हम प्राइस डिक्रीज करेंगे डिमांड इंक्रीज होगी, वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा। तो उस केस में हमारा टोटल रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लोअर द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर गुड इज इलास्टिक। क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुड की जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है? इलास्टिक है, दैट इज मोर देन 1। तो हम जितना प्राइस डिक्रीज करेंगे डिमांड उससे ज़्यादा ही इंक्रीज होगा, तो बट ऑब्वियस हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, in the case of a straight line demand curve meeting the two axes, the price elasticity of demand at y-axis, the line would be equal to। अब देखो अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट y-axis बोला है, ये बोला है ना, तो इस केस में ईडी क्या होता है? इन्फिनाइट, मतलब प्राइस सेम रहेगा, आप कितनी भी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर लो। तो इसका आंसर होगा बी, इन्फिनिटी। देखो अब इस पे ना एक बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले पॉइंट पे हम यहाँ डिस्कशन भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इसमें आप लोग को दिक्कत होती है। यहाँ देखो अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फर्स्ट होता है ईडी इज इक्वल टू 1, जहाँ बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये प्राइस और ये डिमांड है, जैसे ही आप प्राइस डिक्रीज करोगे बाय 10% आपका डिमांड इंक्रीज होगा, पर कितने से? एग्जैक्टली 10% से। तो यहाँ पे ये भी 10% डिक्रीज हुआ, ये भी 10% इंक्रीज हुआ, तो इसको हम बोलेंगे ईडी इज इक्वल टू 1। फिर होता है ईडी इज ग्रेटर देन 1, जहाँ पे बेसिकली ये आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी है, जैसे ही प्राइस आपने 10% डिक्रीज की आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, पर कितने से? 15% से। तो ये है ईडी इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद आता है ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, जहाँ पे ये हमारी प्राइस है और इसी प्राइस पे हम क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके पीछे आएंगे ईडी इज इक्वल टू 1 के, तो आएगा हमारे पास ईडी इज लेस देन 1, जिसमें हमारे पास अगर मान लो ये प्राइस ये क्वांटिटी है, जैसे ही आप प्राइस डिक्रीज करोगे 10% से डिमांड इंक्रीज तो होगी, पर सिर्फ कितने से? 5% से। तो ये हो जाएगा ईडी इज लेस देन 1। और ईडी इज इक्वल टू 0 क्या है? ये इस तरीके से ग्राफ बनता है कि आप कितना भी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कर लो, आपके प्रोडक्ट की जो
डिमांड है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, ये है इलास्टिक और ये है परफेक्टली इलास्टिक, ये है इन इलास्टिक और ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। एग्जाम्पल में देख लो, ईडी इज इक्वल टू 1 तो ठीक है, अगर ईडी इज ग्रेटर देन 1 बोलेंगे तो ये हमेशा लग्जरी गुड्स के केस में होता है। ईडी इज लेस देन 1 बोले तो ये नेसेसरी गुड्स में होता है, जैसे वीट। अब वीट है, अगर वीट की प्राइस डिक्रीज होगी तो ऐसा नहीं है कि डबल वीट कंज्यूम करना हम लोग शुरू कर देंगे, बढ़ाएंगे बट 1-2 kg। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ये तो हमारा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और ईडी इज इक्वल टू 0 कब होता है? जैसे सॉल्ट, बटन। अब इफ इन केस मान लो सॉल्ट की पैकेट हमें फ्री में भी मिले तो क्या हम 4 पैकेट कंज्यूम करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी डिमांड इंटैक्ट होती है, भले हमारी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो। और ये सबके अलग अलग नाम है। क्लियर? चलो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड व्हेन द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेस बाय 10% एंड द डिमांड फॉर लैपटॉप राइजेस बाय 20%। तो डिमांड के लिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है? इनकम। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला एक अप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो डिमांड जो है आपकी 20% से चेंज हो रही है और इनकम चेंज हो रही है बाय 10%। तो सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा? 2, दैट इज सी। और प्लस है क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, अ फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज एन टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150 and has to pay 350 to its fixed factors of production whether it produces or not. How much of the average total cost is made up of variable cost? अब average total cost है मेरे पास 150, a firm producing 7 units of output और कितना यूनिट बना रही है? 7। फिक्स्ड फैक्टर्स कितने हैं? 350। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 350 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 150 कितने के लिए? 7 यूनिट्स के लिए। तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है ना। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये दिया है 150, ये फाइंड आउट कर लो, क्योंकि ये टोटल दिया है 350। तो 350 ओवरऑल के लिए, तो 7 यूनिट के लिए कितना? 50 यूनिट। ये 50 हो गया, बैलेंसिंग फिगर विल बी 100। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 100। Next, if as a result of 20% fall in ticket fares, the demand for watching movie in the cinema hall increases by 10%, then price elasticity is, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम 20% फॉल करें इन टिकट प्राइजेस, मतलब प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ कितने से? 20% से, तो डिमांड इंक्रीज होगी कितने से? 10% से। मतलब जितने से प्राइस डिक्रीज हुआ उससे कम ही हो रहा है, तो सिंपली ईडी क्या हो जाएगा? लेस देन 1, दैट इज इन इलास्टिक। ऑप्शन में देखो हमारे पास 0 दिया है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, लेस देन 1। नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेज रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट बी एंड सी, देन डिमांड फॉर, सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स की बात किया तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। कह रहा है अगर ए का प्राइस बढ़ेगा तो बट ऑफ इस बी और सी का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक पूरा टेबल दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 तीन क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। सबसे पहले कह रहे हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ 3rd यूनिट। तो देखो हमारे पास दिया क्या है? क्वांटिटी क्या दी है? 1, 2, 3, 4 और प्राइस कितनी दी है? 40, 30, 20, 10। हम ये पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, बट एग्जाम में पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, 40, 60, 60, 40। तो अब देखो बोला है 3rd यूनिट पर टोटल रेवेन्यू कितना है? 60। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू ऑफ 2nd यूनिट इज, अब अगर हम एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और 2nd यूनिट ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 60/2 दैट इज 30। तो करेक्ट आंसर होगा डी। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 4th यूनिट इज, हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू कितना था? 40, 60, 60, 40। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम निकालेंगे, पहले का डैश फिर 20, 0 और माइनस करते हैं -20, तो 4th यूनिट का हमसे बोला है मार्जिनल रेवेन्यू, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A, 20। क्लियर है? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, सपोज दैट एन ओनर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 लाख एंड इज इंक्रीजिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ 60,000।
If the owner could work for another company for 30,000 a year, we would conclude that explicit cost वो cost होता है जो आप बुक्स में दिखाते हो और implicit cost वो होता है जो आप नहीं दिखाते हो। तो हम क्या मान करके चलें कि the firm is earning economic profit of 10,000, अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉफिट दिया है। अब देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू में से अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करें तो ये मेरे पास आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हम बुक्स में दिखा रहे हैं। तो 1 लाख माइनस 60,000 कितना आ जाएगा 40,000। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। और नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब जब आप अपने टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी माइनस करते हो और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी माइनस करते हो। तो 1 लाख में से अगर 60,000 प्लस 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट भी करेक्ट है, द फर्म इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 10,000 एंड द फर्म इज अर्निंग अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, अ मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटिव फर्म एडवर्टाइजेस because it has no control over price of its product, to lower its cost of production, to increase sales and profits because it cannot rise price of its products। मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटिव में बेसिकली क्या होता है कि जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री है तो हर किसी का जो टूथपेस्ट है वो क्वालिटी में अलग होगा, पैकेजिंग में अलग होगा, टेस्ट में अलग होगा। तो आप जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करोगे आपकी सेल उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट, peaks and troughs of the business cycle are known collectively as turning points, that is B। Next, the term business cycle refers to the ups and downs in production of commodities, the fluctuating levels of economic activity over a period of time, decline in economic activities over prolonged period of time, increasing unemployment rate and diminishing rate of savings। B, the fluctuating level of economic activity over a period of time। क्योंकि बिजनेस साइकिल पूछा है तो बिजनेस साइकिल क्या है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, वही तो है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिजनेस साइकिल्स अकर पीरियोडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट अ सेम रेगुलरिटी। ये करेक्ट है। बिजनेस साइकिल्स हैव डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, ऑल ऑफ द अबव। अगर बिजनेस साइकिल की बात करें तो ये सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल बट ऑब्वियस वॉर, दैट इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के टाइम बेसिकली क्या होता है कि सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, प्राइस राइज होता है, डिमांड राइज होती है। क्लियर। तो ऑप्शन दिया है कंज्यूमर परचेजेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेंड टू इंक्रीज, ये तो होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एट डिमांड एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस, ये भी होता है। बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड टू इंक्रीज, ये भी करेक्ट है। तो एक्सपेंशन के टाइम ये तीनों ही होता है और क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट अकर, तो आंसर क्या होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, न्यू फर्म्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट इन मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है सिंगल सेलर, दैट इज मोनो। मोनो मतलब ही होता है सिंगल, तो जहाँ पे सिंगल सेलर है वहाँ पे क्या कोई फर्म एंट्री ले सकती है, नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, मोनोपोली। नेक्स्ट, द किंग डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइन टू एक्सप्लेन्ड in the context of oligopoly, price and output determination, price rigidity, price leadership और collusion among rivals। B, price rigidity, क्योंकि ये जो किंग डिमांड कब इस तरीके से बना करके दिखाया गया है, ये बेसिकली ये शो करता है ना कि अगर हम अपनी ये जो करंट प्राइस है इसको डिक्रीज कर देंगे तो कुछ टाइम के लिए तो हमारे पास कस्टमर्स एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब हमारे पास कुछ टाइम तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, बट बाद में क्या होगा कि सारे कॉम्पिटिटर्स प्राइस डिक्रीज कर देंगे एंड ऑटोमेटिकली हम फिर इसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाएंगे जहाँ पहले थे। एंड अगर हम प्राइस थोड़ी सी भी इंक्रीज करें तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, तो हमारे केस में क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड डिक्रीज हो जाएगी मतलब हमारे कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास। तो ये क्या शो करता है, प्राइस रिजिडिटी, दैट इज बी। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज इज टर्म्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। इस पे तो डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये चीज़ कह रहा है कि अगर मान लो हम किसी प्रोडक्ट के लिए 12 रुपये पे करने को तैयार है और हमें मार्केट में सिर्फ 10 रुपये पे करना पड़ा है, तो 2 रुपये क्या है मेरा सरप्लस, तो वही इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ, देखो अगर एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है तो बेसिकली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड अगर प्राइस सेम है बाकी फैक्टर्स चेंज हो तो उस केस में हम कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर।
तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम सिर्फ प्राइस चेंज होता है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, और इंक्रीज डिक्रीज के टाइम बाकी फैक्टर्स चेंज होते हैं और प्राइस कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये पॉसिबल ही नहीं है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न्ड, सीधे आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का घटना, और डिमांड अगर घट रही है तो बट ऑब्वियस वो किसकी वजह से घट रही होगी? प्राइस इंक्रीज की वजह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्राइस टेकर फर्म्स, प्राइस टेकर जो प्राइस लेती है इंडस्ट्री से, वो बेसिकली क्या करती हैं? किसी भी तरह का कोई एडवर्टीजमेंट वो नहीं करती, क्योंकि जैसे अगर मान लो हम बात करें सिर्फ कोलगेट की, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो कोलगेट की अगर बात करें तो हर कोई कोलगेट सेल कर रहा है, तो एडवर्टीजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ प्राइस टेकर है, और प्राइस टेकर कभी भी एडवर्टीजमेंट पे फोकस नहीं करती है। तो उसका करेक्ट आंसर चाहे तो बी होगा चाहे सी। बी पढ़ लेते हैं। डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज मोस्ट एडवर्टाइजिंग इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज दे कैन सेल एज मच एज दे वॉन्ट एट द करेंट प्राइस। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कि करंट प्राइस पे आपको जितना बेचना है आप बेचो, आपको अलग से एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी तो कोलगेट सेल कर रहे हैं ना, तो सेम प्राइस पे आप जितना बेच सकते हो बेच लो। नेक्स्ट, जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा विल हैव लोकल मार्केट। सबने देखा है कि लोकल मार्केट में ये सेल होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट, प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन डैश प्रोडक्ट्स। प्योर ओलिगोपोली है तो आंसर होगा होमोजीनियस, दैट इज बी। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन any firm will eventually leave the industry if price does not at least cover average total cost, price does not equal marginal cost, economies of scale are being reaped, price is greater than long run average cost। तो सिंपली हमने ये बताया था कि जो हमारा शटडाउन पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? जहां हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर ना कर पाए। बट लॉन्ग रन में सारे के सारे ही कॉस्ट क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि लॉन्ग रन में कोई भी इनपुट या कोई भी फैक्टर आपका फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल। तो बट ऑब्वियस हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हम अपना बिजनेस क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो प्राइस डज नॉट एटलीस्ट कवर एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट इज ए। मतलब हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इतनी भी नहीं है कि हम एवरेज टोटल कॉस्ट रिकवर कर पाए। क्लियर है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री। ये तो करेक्ट है, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, वही फर्म वही इंडस्ट्री। अ मोनोपोलिस्ट मे रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड रेज द प्राइस, ये भी क्लियर है। मोनोपोलिस्ट चाहे तो आउटपुट को रोक करके प्राइस बढ़ा सकता है। कॉमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन विल बी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कभी नहीं हो सकती, वो होमोजीनियस होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जैसा अभी हमने बताया कि वहाँ पे हम बात करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जैसे कोलगेट। एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन में तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, if a firm's average variable cost curve is rising, its marginal cost curve must be। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन है वो देख लेते हैं। अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट लेस होता है एवरेज कॉस्ट से। अगर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगा तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से। एंड अगर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे है तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है। यही रिलेशन है AC एंड MC का। तो देखो क्वेश्चन में हमसे बोला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। अगर ये राइज कर रहा है इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा या ऊपर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। क्लियर है? नेक्स्ट, when the products are sold through a centralized body, oligopoly is known as syndicated oligopoly, that is D. Next, when dash we know that the firms are earning just normal profit। normal profit का situation क्या होता है? average cost is equal to average revenue। अगर यहाँ super normal profit पूछा होता तो सीधे होता average revenue is greater than average cost, और अगर लॉस पूछता तो एवरेज रेवेन्यू लेस होता एवरेज कॉस्ट से। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में पहला ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए। नेक्स्ट, full capacity is utilized only when there is perfect competition, that is A. Next, an economy achieves productive efficiency when the best quality goods are produced, the highly skillful resources in the country are fully employed,
ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। अब इकोनॉमी के लिए पूछ रहा है कि वो कब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव करेगी, जब सारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज्ड हो एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो कम से कम कॉस्ट पे, दैट इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन मतलब जिससे कुछ ना कुछ इन रिटर्न सेटिस्फैक्शन मिले, अगर हम इनपुट लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। तो देखो ऑप्शन दिया है, टीचिंग इकोनॉमिक्स टू सीए स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, फ्लाइंग काइट फॉर प्लेजर, टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टू फ्रेंड्स इन अ लाइब्रेरी। करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ पिज्जा इंक्रीजेज बाय 22% एंड द क्वांटिटी ऑफ पिज्जा डिमांड फॉल्स बाय 25%। दिस इंडिकेट्स दैट डिमांड फॉर पिज्जा इज, आप देखो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है 22% से तो डिमांड डिक्रीज तो होगा, बट ज़्यादा से डिक्रीज हो रहा है। और पहले ही हम बताएं कि अगर ऐसा रिलेशन है कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज डिमांड में हो, तो ये क्या होगा, ED इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इलास्टिक। तो करेक्ट आंसर होगा इलास्टिक, ED इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स, बट न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। ऑप्शन देखो दिया है, हॉट्रे, एडम स्मिथ, JM कीन्स और स्कम्पीटर। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज। अब अगर मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी तो उससे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज तो नहीं होगी, अगर मनी ज़्यादा है तो नो डाउट जो लोन होगा वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। तो चाहे आंसर सी होगा चाहे डी। सी में देखो ऑप्शन दिया, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज, अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो बट ऑब्वियस लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई होगी, तभी मनी सप्लाई बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर्स improves and at the same time individuals discover new uses for personal computers so that there is greater utilization of personal computers. Which of the following will happen to equilibrium price and equilibrium quantity? देखो टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हुई जिससे हम ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड इंडिविजुअल ने उसी पर्सनल कंप्यूटर के बहुत सारे फर्दर यूजेस भी फाइंड आउट कर लिए। तो देखो लिखा है, प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, price will decrease, quantity cannot be determined, quantity will increase, price cannot be determined and quantity will decrease, price cannot be determined। तो देखो पहला दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अब सिंपली अगर यहाँ पे कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर को प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी थी वो इंप्रूव हो गई, तो नो डाउट हम इसकी क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हैं और क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ हम इसके यूजेस भी बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी, बट क्या प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे, नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, assume that consumers incomes and the number of sellers in the market for good A both decrease, मतलब हमारी इनकम भी डिक्रीज हो गई और जो सेलर्स हैं दैट इज प्रोड्यूसर हैं गुड ए के वो भी डिक्रीज हो गए। बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड विद सर्टेनिटी दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज, क्वांटिटी विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल डिक्रीज। हमारी इनकम भी डिक्रीज हो गई, जो सेलर है मार्केट में फॉर प्रोडक्ट ए वो भी डिक्रीज हो गए, तो क्वांटिटी भी तो डिक्रीज होगी, दैट इज डी। नेक्स्ट, assume that in the market for good Z there is a simultaneous increase in demand and quantity supplied, the result will be। अब देखो ये बता रहा है कि डिमांड और सप्लाई साथ में बढ़ेंगे पर इक्वल बढ़ेंगे, डिमांड कंपैरेटिवली सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज होगा, ये सप्लाई कंपैरेटिवली डिमांड से ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसके बारे में कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इफ़ इन केस मान लो हम लोग फर्स्ट सिचुएशन ले जहाँ डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, लेट्स से 10% पे, तो हमारा ये जो ग्राफ बनेगा ये डिमांड है ये सप्लाई है, लेट्स से डिमांड बढ़ा 10% से और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है 10% से, तो देखो प्राइस कांस्टेंट है बट क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगी। सेकेंड केस लो जहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रहा है 10% से बट सप्लाई इंक्रीज हो रहा है 5% से, तो लेट्स से डिमांड 10% से इंक्रीज हुआ और सप्लाई कितने से इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ 5% से, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगी बट क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ प्राइस क्या थी कांस्टेंट बट स्टिल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी, इंक्रीज हो रही थी। एंड लास्ट केस अगर इंक्रीज हो रहा है 10% से तो लेट्स से सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है बट 15% से, तब इस केस में ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। लेट्स से ये डिमांड है जिसमें 10% चेंज हुआ है और ये सप्लाई है जिसमें 15% चेंज हुआ है,
तो देखो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हुआ बट अभी भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हमें नहीं पता एज पर क्वेश्चन की ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है, बट एक चीज तो फिक्स है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों साथ में बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी। क्लियर। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये ऑप्शन अभी हम रखते हैं, बट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या कह रहा है, इंक्रीज होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस कब इंक्रीज होगी, जब हम सेकंड सिचुएशन में हो और क्वेश्चन में मेरे पास इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कह रहा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज होगी। थर्ड देखो कह रहा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगी, हाँ तीनों केसेस में इंक्रीज हो रही है। एंड अनसर्टेन इफेक्ट ऑफ ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, अनसर्टेन इफेक्ट है ना, अगर फर्स्ट सिचुएशन है तो प्राइस राइज नहीं होगा, अगर सेकंड सिचुएशन है तो प्राइस इंक्रीज होगी, और अगर थर्ड सिचुएशन है तो प्राइस फॉल होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो हम लोग इकोनॉमिक्स का जो पूरा एमटीपी था फॉर दिसंबर 2020 वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा बीसीके से रिलेटेड, कि बीसीके के एमटीपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसका भी डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट आपका पेपर 4 का ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए। क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस जो एमटीपी से रिलेटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चंस रिपीट करते हैं एग्जाम में, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।